नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली कक्षाओं के अंतर्गत हमने प्रागैतिहासिक काल के पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग अध्ययन करेंगे ताम्रपाषाण संस्कृति के बारे में। यद्यपि किताबों में इस चैप्टर के बारे में विस्तृत अध्ययन देखने को नहीं मिलता है, फिर भी यहाँ से एग्जाम में ढेर सारे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें ताम्रपाषाण संस्कृति की, तो चूंकि ये एक नवपाषाण काल के बाद का काल है और सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभिक काल है, और यहाँ पर मनुष्य के द्वारा पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग देखने को मिला, और इस वजह से इस संस्कृति को, इस सभ्यता को हम ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता या ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के नाम से जानते हैं। तो आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ताम्रपाषाण काल पर। जैसा कि हम अगर बात करें तो यहाँ तांबा संभवतः मनुष्य के द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली जो धातु थी वो तांबा थी। तांबे के साथ साथ पत्थर, या आप ये कह सकते हैं पत्थर के साथ साथ तांबे के औजार या उपकरण हमको प्राप्त हुए। इस कारण से इसको हम ताम्रपाषाण संस्कृति या कैल्कोलिथिक कल्चर के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें ताम्रपाषाण काल, तो ये कोई अलग से काल नहीं है। जैसे 1820 में जर्गेनस थॉमसन ने धातुओं के प्रयोग के आधार पर इतिहास को कई भागों में बांटा था, उसी आधार पर एक ये तांबे और पत्थर के मिले जुले प्रयोग के काल को हम ताम्रपाषाण काल कहते हैं। अगर हम बात करें ताम्रपाषाण काल की, तो ये नवपाषाण काल, जहाँ से हमने पशुपालन और कृषि के बारे में हमने देखा था, तो नवपाषाण काल का अगर हम अध्ययन करें तो इसको हम दो भागों में पढ़ सकते हैं। एक ऐसा नवपाषाण काल जहाँ पर मनुष्य के द्वारा मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग नहीं किया गया, यानी हम इसको कह सकते हैं गैर मृदभांड नवपाषाण, और दूसरे को कह सकते हैं मृदभांड पाषाण काल। अगर हम ताम्रपाषाण कालीन की विशेषता देखें तो यहाँ पर ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति या सभ्यता की विशेषता है मनुष्य के द्वारा काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन यानी मृतभांडों का प्रयोग करना, और दूसरी विशेषता है कि पत्थरों के साथ साथ तांबे के औजार या तांबे का प्रयोग करना। तो इस तरीके से नवपाषाण काल का ही बाद का जो काल है, जो मृदभांड पाषाण काल के नाम से जानते हैं, इसी में तांबे के कई उपकरण हमको देखने को मिले, और इसी वजह से हम इसको ताम्रपाषाण संस्कृति के नाम से जानते हैं, पढ़ते हैं। अगर मृदभांड नवपाषाण काल के अंत में देखें तो यहीं पर धातुओं का प्रयोग हुआ, यहीं पर मनुष्य के द्वारा धातुओं का प्रयोग किया गया। अगर हम बात करें उत्तर नवपाषाण काल में, जहाँ पर मृदभांड पाषाण काल जिसको कहते हैं, यहीं पर धातुओं का प्रयोग किया गया मनुष्य के द्वारा, और धातुओं में मनुष्य के द्वारा जो पहली धातु का प्रयोग किया गया वो तांबा थी। ये किताबों में लिखा मिलता है प्रागैतिहासिक काल में मानव के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली जो पहली धातु थी, प्रथम धातु थी, वो तांबा थी। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है कि मानव के द्वारा प्रारंभ में किस धातु का प्रयोग किया गया, या सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया। अगर हम बात करें फिर से ताम्रपाषाण काल, यहाँ के औजार तांबे और पत्थरों के मिले जुले स्वरूप में देखने को मिले, और इसीलिए इसको हम ताम्रपाषाण संस्कृति के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें तांबे के उपयोग और उसके लाभ के बारे में, तो मनुष्य ने जब तांबे का उपयोग किया तो उसका क्या क्या लाभ देखने को मिले, उसके क्या परिणाम हुए, तो इसके लिए एक इतिहासकार होते हैं जिनका नाम है बीजी चाइल्ड ने अपनी पुस्तक व्हाट हैपन इन हिस्ट्री में तांबे के उपयोग और उसके लाभ के बारे में बताया है। तो एक प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि ताम्रपाषाण संस्कृति में मनुष्य के द्वारा तांबे का प्रथम प्रयोग किया गया, उसके क्या उपयोग या उसके लाभांश के बारे में किस इतिहासकार ने अपनी पुस्तक में वर्णित किया है। तो बीजी चाइल्ड ने, इनकी पुस्तक का नाम है व्हाट हैपन इन हिस्ट्री, इन्होंने तांबे के उपयोग और उसके लाभ के बारे में बताया है, जिक्र किया है। अगर हम बात करें तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण काल के बारे में, तो तकनीकी दृष्टि से ये पूर्व हड़प्पाई सभ्यता से ताल्लुक़ रखता है, या हम ये कह सकते हैं इसके जो स्थल हैं ये पूर्व हड़प्पाई सभ्यता के माने जाते हैं। इसके बावजूद कुछ ऐसे अनेक स्थलों का पता लगाया गया है
जो हड़प्पा के साथ साथ तथा हड़प्पा सभ्यता के बाद में भी विकसित हुए, अगर हम इनके प्रमुख नगरों की बात करें, अगर हम ताम्रपाषाण सभ्यता के प्रमुख नगरों की बात करें, स्थलों की बात करें, तो इसमें एक आहार संस्कृति आती है, कायथा संस्कृति आती है, सावल्दा आती है, मालवा आती है, रंगपुर आता है, इसके साथ साथ प्रभास और जोरवे संस्कृति। तो आप ये कह सकते हो आहार संस्कृति, कायथा संस्कृति, सावल्दा संस्कृति, जोरवे संस्कृति, रंगपुर संस्कृति, मालवा संस्कृति, ये जो संस्कृतियां हैं ये मुख्य रूप से किस काल की संस्कृतियां हैं? ताम्रपाषाण कालीन की संस्कृतियां हैं। आइए हम पहले इन पर चर्चा करते हैं। ताम्रपाषाण संस्कृतियों के प्रमुख स्थल जो पूर्व हड़प्पा से लेकर के हड़प्पा के अंत तक जिनके साक्ष्य प्राप्त हुए, और इनमें कौन कौन से प्राक हड़प्पाई स्थल हैं जहां से हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिलना प्राप्त होती है। आइए अगर हम बात करें कुछ प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों की, तो सबसे पहली जो संस्कृति आप देखते हैं उसको हम कहते हैं आहार संस्कृति। आहार संस्कृति, आहार संस्कृति मुख्य रूप से आहाड़ पाकिस्तान में एक आहाड़ स्थल है जो प्रमुख स्थल है ताम्रपाषाणिक स्थल, जिसको हम ताम्रवती नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो इसी ताम्रवती नगरी को या आहाड़ को हम आहार संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, या आहाड़ प्रमुख स्थल होने के कारण इस स्थल को या इस संस्कृति को हम आहार संस्कृति कहते हैं। अगर हम दूसरी संस्कृति की बात करें तो इसको हम कायथा संस्कृति कहते हैं। महाराष्ट्र के कैथा नामक स्थान पर एक संस्कृति देखने को मिली जिसको हम कायथा संस्कृति कहते हैं। तीसरी अगर बात करें, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्रों में कई औजार और मृदभांड देखने को मिले, इसलिए इसको हम मालवा संस्कृति कहते हैं, मालवा संस्कृति। चौथा अगर हम बात करें रंगपुर संस्कृति, रंगपुर संस्कृति। पांचवा अगर बात करें जोरवे संस्कृति, जोरवे संस्कृति। छठा अगर बात करें सावल्दा संस्कृति। तो ये हो गई आहार संस्कृति, कायथा, सावल्दा, मालवा, रंगपुर, जोरवे। और एक संस्कृति है जिसको हम कहते हैं प्रभास संस्कृति, प्रभास संस्कृति। तो इस तरीके से ये मुख्य रूप से 7 संस्कृतियां देखने को मिलती हैं जो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियों से ताल्लुक़ रखती हैं, संबंध रखती हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति ताम्र पाषाणिक संस्कृति नहीं है, तो इसमें ऑप्शन में आ सकता है आहार संस्कृति, कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, रंग संस्कृति, और एक मिस्र की संस्कृति भी आ सकती है, या हड़प्पा संस्कृति भी आ सकती है, सिंधु घाटी संस्कृति भी आ सकती है, वैदिक संस्कृति आ सकती है। तो इस तरीके से कोई भी ऑप्शन देकर के यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि कुछ प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ हैं। आहार संस्कृति है, आहार मुख्य रूप से केंद्र हुआ करता था, कायथा कैथा हुआ करती थी, मालवा मध्य प्रदेश के मालवा पठारों में ये संस्कृति विकसित हुई, रंगपुर संस्कृति, जोरवे संस्कृति, सावल्दा संस्कृति और प्रभास संस्कृति। तो इस तरीके से 7 प्रमुख संस्कृतियाँ ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के रूप में जानी जाती हैं। अब आइए थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं, मैप के माध्यम से देखते हैं कि ये संस्कृति भारत के किन किन क्षेत्रों में विकसित हुई, प्रमुख कौन कौन से क्षेत्र थे और वहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए। अगर हम बात करें ताम्र पाषाणिक संस्कृति के बारे में तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र में मुख्य रूप से ये संस्कृति विकसित हुई। इसके अलावा दक्कन में भी या दक्षिण में भी संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए, बिहार से भी इसके साक्ष्य प्राप्त हुए, पश्चिम बंगाल से भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं, उत्तरी गंगा के घाटी से और गंगा यमुना के दोआब से भी इसके साक्ष्य कई देखने को मिलते हैं। तो आइए इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं, मैप के माध्यम से थोड़ा समझते हैं और प्रमुख जो स्रोत हैं, जो साक्ष्य हैं और जो प्रमुख विशेषताएं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं ताम्र पाषाण कालीन प्रमुख स्थलों के बारे में, और मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश
और उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र का जो जिला है, जो सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ पर ताम्र पाषाणिक स्थल देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा मैप के माध्यम से देख लेते हैं कि ये प्रमुख स्थल कहाँ पर मैप में देखने को मिलते हैं और वहाँ से कौन कौन से साक्ष्य देखने को मिलते हैं, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम बात करेंगे अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान का ये क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है और यहाँ से अगर हम बात करें तो इस तरीके से ये महाराष्ट्र का क्षेत्र। तो ये है राजस्थान का क्षेत्र, ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र और ये महाराष्ट्र। तो अगर हम बात करें मैप में, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान यानी ताम्र पाषाणिक स्थलों की बात करें तो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में राजस्थान की अगर बात करेंगे तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र, या ये हिस्सा कह सकते हैं उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र, यहाँ पर ताम्र पाषाणिक स्थलों के बारे में जानकारी मिलती। एक बार फिर से देख लीजिए, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी राजस्थान का हिस्सा, मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा और महाराष्ट्र का उत्तर पूर्वी जो हिस्सा है, या हम ये कह सकते हैं राजस्थान का दक्षिण पूर्वी हिस्सा, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी घाटी और महाराष्ट्र में दैमाबाद के आसपास का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, उज्जैन के आसपास का जो क्षेत्र है, ये महाराष्ट्र का ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ इस जगह पर विकसित हुई थी। तो हम अगर बात करेंगे राजस्थान में मुख्य रूप से हैं तो बहुत सारे नगर। अगर हम बात करें बिहार में चिरांद नामक स्थान पर, अगर हम दक्षिण की बात करें तो संगनकल्लू, ब्रह्मगिरी, मास्की, पोयमपल्ली, कोडाइकल, इस तरीके से बहुत सारे नगर हैं जहाँ से यहाँ से इस काल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पश्चिम बंगाल से भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, गंगा घाटी से भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लेकिन अगर हम प्रमुख स्थलों की बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तो मुख्य रूप से इन्हीं 3 प्रमुख स्थलों के प्रमुख साक्ष्यों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। अगर हम बात करें दक्षिण पूर्वी राजस्थान की, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बनास नदी के तट के सहारे इस संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए। बनास नदी के नाम पर ही इसको बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, पहला पॉइंट नोट कर सकते हैं कि बनास नदी के नाम पर, बनास नदी के नाम पर इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं, बनास संस्कृति भी कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बनास नदी के तट पर या बनास नदी के तटीयवर्ती क्षेत्र में इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं और इसीलिए इस संस्कृति को या यहाँ के स्थलों को हम बनास संस्कृति के नाम से जानते हैं। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो इस संस्कृति का या दक्षिण पूर्वी राजस्थान का एक प्रमुख नगर है जिसका नाम है अहाड़। अहाड़ प्रमुख स्थल होने के या इस संस्कृति का प्रमुख स्थल अहाड़ होने के कारण, अहाड़ प्रमुख स्थल होने के कारण इसे आहार संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, आहार संस्कृति भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बनास संस्कृति का दूसरा नाम क्या है, आहार संस्कृति है। इसी संस्कृति को
क्योंकि आहार जो मुख्य रूप से है, यहाँ से तांबे को गलाने की बहुत सारी भट्ठियाँ प्राप्त हुई या तांबे के प्रमुख प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए, और इसीलिए इसको आहार को हम ताम्रवती के नाम से भी जानते हैं। अगले पॉइंट में आप कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि आहार को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है। ताम्रवती या ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ताम्रवती के नाम से जाना जाता है। एक बार पुनः समझ लीजिए, बनास नदी के तट पर इस सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए और इसीलिए इसको हम बनास संस्कृति कहते हैं। आहार इस संस्कृति का प्रमुख स्थल है, इसलिए इसको हम आहार संस्कृति कहते हैं। आहार संस्कृति या आहार जो स्थल है, यहाँ से तांबे के गलाने के या तांबे का उपयोग करके नए प्रकार के औजार बनाने के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए, और इसीलिए आहार को हम ताम्रवती नगरी के नाम से भी जानते हैं, ताम्रवती के नाम से भी जानते हैं। प्राचीन इतिहास में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ताम्र पाषाणिक स्थलों में से किस स्थल को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है, तो आहार को हम ताम्रवती के नाम से जानते हैं। यहाँ से दक्षिण पूर्वी राजस्थान से काले व लाल रंग के मृदभांड, जिन पर सफेद रैखिक चित्रकारी देखने को मिलती है, रैखिक चित्रकारी देखने को मिलती है। यानी दक्षिण पूर्वी राजस्थान से काले और लाल रंग के मृदभांड देखने को मिले, जहाँ से सफ़ेद, जिनके ऊपर सफ़ेद रंग के रैखिक चित्रकारी की जानकारी भी मिलती है। आप ये भी कह सकते हैं काले व लाल रंग के रैखिक मृदभांड देखने को मिलते हैं। आप ये भी कह सकते हैं काले व लाल रंग के रैखिक मृदभांड देखने को मिलते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान से। इसके अलावा गोलीदार तस्तरी यानी प्लेट के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। देखिए, काले व लाल रंग के रैखिक मृदभांड देखने को मिलते हैं, साथ साथ गोलीदार तस्तरी यानी प्लेट देखने को मिलती है। अगर हम पशुओं की बात करें तो पशुओं में पालतू भैंसा, बकरी, भेड़, सुअर इत्यादि जानवरों के पालतू होने की जानकारी प्राप्त होती, इत्यादि पशुओं की जानकारी प्राप्त होती। इसके अलावा अगर हम बात करें कृषि में, तो कृषि में गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा और कहीं कहीं से चावल के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं से चावल के साक्ष्य, तो कहीं कहीं से चावल के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। यहाँ घर की दीवारें पत्थर, मिट्टी व कच्ची ईंटों की देखने को मिलती हैं, कच्ची ईंटों की देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें दक्षिण पूर्वी राजस्थान की इस आहार से उत्तर पूर्व में एक गिलुन नामक स्थान है,
जहां से घरों के ढांचे और फलकों के उद्योग देखने को मिलते हैं। तो इसी में आप नोट कर सकते हैं, आहार के उत्तर पूर्व में गिलुंड से, स्थल का नाम है गिलुंड, गिलुंड से घरों के ढांचे देखने को मिलते हैं। आहार के उत्तर पूर्व में गिलुंड नामक स्थान है, वहाँ से घरों के ढांचे देखने को मिलते हैं और इसके साथ साथ फलकों का उद्योग देखने को मिलता है। वह फलक के उद्योग देखने को मिलते हैं, उद्योग। तो आहार के उत्तर पूर्व में एक गिलुंड है। देखिए दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आहार है, इस आहार के उत्तर पूर्व में एक गिलुंड है, गिलुंड से घरों के ढांचे देखने को मिलते हैं, इसके साथ साथ फलक के उद्योग देखने को मिलते हैं। एक दक्षिण पूर्वी राजस्थान में एक स्थल है जिसका नाम है बालाथल। बालाथल से हमको तांबे और पत्थर के भारी मात्रा में औजार देखने को मिलते हैं और साथ साथ लाल व काले मृदभांड देखने को मिलते हैं। तो अगले पॉइंट में हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक स्थल है जिसका नाम है बालाथल। बालाथल से बड़ी मात्रा में तांबे व पत्थर के औजार और काले व लाल रंग के मृदभांड, काले व लाल मृदभांड की जानकारी प्राप्त होती है। पुनः एक बार देखें, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की अगर ताम्रपाषाण संस्कृति में बात करें दक्षिण पूर्वी राजस्थान से, तो बनास नदी के किनारे विकसित होने के कारण इसको हम बनास संस्कृति भी कहते हैं। आहार इसका प्रमुख स्थल है और इसीलिए इसको हम आहार संस्कृति के नाम से जानते हैं। या हम ये कह सकते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान से बनास संस्कृति व आहार संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगर हम बात करें आहार संस्कृति, तो आहार संस्कृति को ही बनास संस्कृति कह सकते हैं। आहार को ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ से तांबे के गलाने की ढेर सारी भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं, तांबे के प्रमुख उपयोग की जानकारी प्राप्त होती है और इसीलिए इसको ताम्रवती या ताम्र नगरी के नाम से जानते हैं। काले व लाल रंग के मृदभांड जिन पर सफ़ेद रैखिक चित्रकारी देखने को मिलती है, तो काले व लाल रंग के सफ़ेद रैखिक मृदभांड देखने को मिलते हैं। गोलीदार तस्तरी यानी प्लेट के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पालतू पशुओं में अगर बात करें तो भैंसा, बकरी, भेड़, सूअर इत्यादि पशुओं की जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम फसलों की बात करें तो गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा और कहीं कहीं से चावल के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं। घर की दीवारें पत्थर की या मिट्टी की व कच्ची ईंटों की बनी हुआ करती थी। आहार के उत्तर पूर्व में एक गिलुंड नामक स्थान है जहाँ से घरों के ढांचे प्राप्त हुए और फलक के उद्योग भी देखने को मिले। बालाथल से बड़ी मात्रा में तांबे के व पत्थर के बड़ी मात्रा में औजार देखने को मिले हैं और वहीं से काले व लाल रंग के मृदभांड देखने को मिलते हैं। तो अगर हम ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति की बात करें तो यह संस्कृति मुख्य रूप से ग्रामीण संस्कृति है। ध्यान दीजिएगा, मुख्य रूप से ग्रामीण संस्कृति इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोग पशुपालन करते थे, यहाँ के लोग खेती करते थे, यहाँ के लोग कृषि भी किया करते थे। ठीक है, घरों का विन्यास कच्ची दीवारों का बना हुआ करता था। इसके साथ साथ गैरिक मृदभांड भी देखने को मिलते हैं, या आप ये कह सकते हैं बर्तनों में मृदभांड, मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं जो संभवतः हाथ से भी बनाए जाते थे, चाक से भी बनाए जाते थे। तो इस तरीके से मुख्य रूप से ग्रामीण है, कृषि पर आधारित सभ्यता है और इस संस्कृति की मुख्य विशेषता इसके मिट्टी के बर्तन, तांबे और पत्थर के औजार हैं। अगर इनमें हम दूसरे स्थल की बात करें तो मालवा है, जिसको हम मालवा संस्कृति के नाम से जानते हैं। तो पहला था दक्षिण पूर्वी राजस्थान जिसको हम आहार संस्कृति कहते हैं, दूसरी है मालवा संस्कृति और तीसरी है कैथा संस्कृति। ये तीन संस्कृतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से, तो यही हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे। तो अगली हम संस्कृति पढ़ते हैं मालवा संस्कृति। आइए देखते हैं मालवा के बारे में। तो मालवा मुख्य रूप से नर्मदा नदी घाटी
में विकसित संस्कृति है, मालवा संस्कृति के नाम से जानी जाती, जो नर्मदा नदी घाटी में विकसित हुई। यहाँ के अगर प्रमुख नगरों की बात करें तो कैथा है, एरच है, नगदा है, नवदा टोली है, जो कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें पहले पॉइंट की, तो पहले पॉइंट के अंतर्गत हम पढ़ सकते हैं कि यह नर्मदा नदी घाटी में विकसित संस्कृति है। अगर हम बात करें मालवा संस्कृति की तो नर्मदा नदी घाटी में विकसित संस्कृति है। अगर दूसरे महत्वपूर्ण बात करें इस मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थलों की, तो इसमें कैथा, जिसको हम कैथा भी कहते हैं, एरच, नागदा तथा नवदा टोली ये जो कि पश्चिम मध्य प्रदेश में है या पश्चिमी मध्य प्रदेश के स्थल हैं। कैथा, एरच, नागदा, नवदा टोली ये मुख्य रूप से पश्चिमी मध्य प्रदेश के स्थल हैं। इसमें जो मुख्य रूप से एक प्रमुख नगर है कैथा नगर। इस कैथा से ये जानकारी प्राप्त होती है उज्जैन के निकट काली और सिंध नदी के पास एक स्थान है जो कैथा है। कैथा का 2 बार उत्खनन हुआ और 2 बार उत्खनन में इसके 3 चरणों की जानकारी प्राप्त होती। अगर प्रथम चरण की जानकारी की बात करें तो 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 2120 ईसा पूर्व तक प्रथम चरण चलता है। तो यहाँ पर अगले हम पॉइंट की बात करें कैथा की, तो कैथा छोटी सिंध व काली नदी के बीच स्थित है। इसका 2 बार उत्खनन हुआ, और इसके 3 चरणों की जानकारी प्राप्त होती। 3 चरणों की जानकारी प्राप्त होती है। फिर से समझ लीजिए, छोटी सिंध व काली नदी के बीच एक स्थित स्थल है, या आप कह सकते हैं छोटी सिंध व काली नदी के किनारे, बीच ना कह करके हम किनारे भी कह सकते हैं, किनारे स्थित है, जिसका नाम है कैथा, जिसको हम कैथा भी कहते हैं। यहाँ से 2 बार उत्खनन हुआ और इसके 3 चरणों की जानकारी प्राप्त होती। अगर तीनों चरणों की बात करें तो पहला चरण जो है वो 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 2120 ईसा पूर्व तक। दूसरे चरण की अगर बात करें, फर्स्ट चरण की बात करें, सेकंड चरण की अगर बात करें तो 2120 ईसा पूर्व से लेकर के 1800 ईसा पूर्व। और अगर तृतीय चरण की अगर बात करें, थर्ड की अगर बात करें तो 1800 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के बारे में जानकारी प्राप्त होती। तो इस तरीके से कैथा के 3 चरणों की जानकारी प्राप्त होती, 2400 ईसा पूर्व से 2120 ईसा पूर्व, और 2120 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व जो कि दूसरा चरण है, और तीसरा चरण है जो 1800 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई। अगर हम कैथा की बात करें तो कैथा हड़प्पाई स्थलों के समकालीन है, या हड़प्पा सभ्यता के समकालीन स्थल है। अगर दूसरी विशेषता की बात करें तो यहाँ के कुछ मृदभांडों पर हड़प्पाई सभ्यता की झलक देखने को मिलती।
इसकी अगर अगली विशेषता की बात करें तो यहाँ के उत्खनन से, इस कायथा के उत्खनन से एक घर की फर्श के नीचे से 29 कंगन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, 29 कंगन व दो अद्वितीय कुल्हाड़ी प्राप्त हुई हैं। तो हम बात करें अगर कायथा की, तो ये हड़प्पाई सभ्यता के समकालीन स्थल है। यहाँ के कुछ मृदभांडों पर हड़प्पाई सभ्यता की झलक देखने को मिलती है और कुछ पर हड़प्पा सभ्यता के बाद की भी झलक देखने को मिलती। यहाँ के एक घर की फर्श के नीचे से 29 कंगन और 2 अद्वितीय कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, यहीं से यानी कायथा से स्टेटाइट व कैमेलियन ये कीमती पत्थर है। इस कीमती पत्थर के गोल मोतियों के आकार में हार देखने को मिले। यहीं से स्टेटाइट व कैमेलियन पत्थरों की गोलियों से बना हार प्राप्त हुआ। तो यहीं से स्टेटाइट व कैमेलियन पत्थरों की गोलियों से बना हुआ हार जमा स्थिति में प्राप्त हुआ। ठीक है, अगली विशेषता में कायथा की जो बस्तियां हैं वो किले बंद देखने को मिली। हम ये कह सकते हैं कि स्थित था, इसका 2 बार उत्खनन हुआ और ये एक ऐसा नगर था जिसकी बस्तियां किले बंद हुआ करती थी, किले बंद, और ऊंची ऊंची खाइयों से घिरी हुआ करती थी। तो बस्तियां किले बंद थी कायथा की। अब फिर से समझ लीजिए, मालवा संस्कृति नर्मदा नदी की घाटी में विकसित हुई। कायथा, एरच, नागदा, नवदा टोली ये पश्चिमी मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थल हैं। इसमें कायथा जो कि सबसे बड़ी संस्कृति के रूप में या सबसे बड़े स्थल के रूप में जाना जाता है, लगभग 20 हेक्टेयर में ये विस्तृत था, 20 हेक्टेयर में फैला हुआ था कायथा। छोटी सिंध व काली नदी के किनारे स्थित है। इसका 2 बार उत्खनन हुआ और इसके 3 चरणों की जानकारी प्राप्त हुई। एक 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 2120 ईसा पूर्व, दूसरी 2120 ईसा पूर्व से लेकर के 1800 और तीसरी 1800 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व। तो इस तरीके से कह सकते हो ये 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के मध्य विकसित हुई। ये जो कायथा ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है, क्योंकि इसके जो मृदभांड हैं इन पर हड़प्पाई सभ्यता की झलक देखने को मिलती है। इसी कायथा से घर की फर्श के नीचे से 29 कंगन और 2 अद्वितीय कुल्हाड़ी प्राप्त हुई हैं और यहीं से स्टेटाइट व कैमेलियन पत्थरों की गोलियों से बना हुआ हार भी जमाओं के साथ मिला है या जमा हुआ मिला है। इस कायथा की बस्तियां जो है वो किले बंद हुआ करती थी, प्राचीर से घिरी होती थी और इनके चारों ओर गहरी खाइयां बनी होती थी। तो ये कायथा की विशेषता है। अगर इसके बाद हम अगर बात करें मालवा संस्कृति में, तो मालवा संस्कृति में नर्मदा नदी के दक्षिण में नवदा टोली नामक स्थान है। यहां से 4 चरणों की जानकारी प्राप्त होती है। नवदा टोली से 4 चरणों की जानकारी प्राप्त होती है। तो अगली विशेषता की, मालवा संस्कृति की विशेषता की बात करें, नर्मदा नदी के दक्षिण में, नर्मदा नदी के दक्षिण में नवदा टोली से 4 चरणों की जानकारी प्राप्त होती है। 4 चरणों की जानकारी मिलती है और यहां भी जानकारी के साथ लाल व काले मृदभांड जिन पर काले रंग से चित्रकारी देखने को मिलती।
तो नर्मदा नदी के दक्षिण में नवदा टोली से 4 चरणों की जानकारी के साथ लाल व मृदभांड, काले मृदभांड जिन पर काले रंग से चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जानकारी मिलती है। नर्मदा नदी के दक्षिण में नवदा टोली से जो चित्रकारी देखने को मिलती है मृदभांडों के ऊपर, और इसी कारण से मालवा संस्कृति के मृदभांडों को ताम्र पाषाणिक मृदभांडों में सर्वश्रेष्ठ मृदभांडों की संज्ञा दी गई है। आप ये कह सकते हैं मालवा संस्कृति के मृदभांड सर्वश्रेष्ठ मृदभांड माने जाते हैं, जो लाल और काले रंग के रंगे हुआ करते थे, जिन पर काले पालिश से चित्रकारी की जाती थी या जिनके ऊपर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। अगर हम बात करें बेतवा नदी के निकटवर्ती क्षेत्र से, तो बेतवा नदी के किनारे जबलपुर और त्रिपुरी के स्थल पर एच.डी. संकालिया ने एक नगर की खोज की और जिसको ताम्रपाषाणिक स्थलों में सबसे विस्तृत स्थल की संज्ञा दी। तो बेतवा नदी के किनारे एरण व जबलपुर के त्रिपुरी नामक स्थान पर एच.डी. संकालिया ने खोज की थी और इसको मालवा संस्कृत का सबसे विस्तृत नगर की संज्ञा दी। तो अगले पॉइंट में आप लिख सकते हैं बेतवा नदी के तट पर जबलपुर व त्रिपुरी की खुदाई एच.डी. संकालिया के द्वारा की गई और इसे इस संस्कृति का सबसे विस्तृत स्थल घोषित किया। तो इस तरीके से ये विशेषता होती मालवा के संस्कृति की। नर्मदा नदी की घाटी में विकसित हुई संस्कृति है। कायथा, एरच, नागदा, नवदा टोली पश्चिमी मध्य प्रदेश में है, इसके प्रमुख स्थल हैं। कायथा से बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती। कायथा की बस्तियां किले बंद हुआ करती थी। ये छोटी सिंध और काली नदी के किनारे स्थित है। इसका 2 बार उत्खनन हुआ और 3 चरणों की जानकारी प्राप्त हुई। इसकी तुलना हड़प्पाई सभ्यता के समकालीन की जाती है क्योंकि इसके मृदभांडों पर हड़प्पाई सभ्यता की झलक देखने को मिलती है। एक घर की फर्श के नीचे से 29 कंगन और 2 अद्वितीय कुल्हाड़ी प्राप्त हुई हैं। यहीं से स्टेटाइट और कैमेलियन पत्थरों से बनी हुई गोलियों का हार देखने को मिलता है। नर्मदा नदी के दक्षिण में प्रमुख स्थल है नवदा टोली, जहां से 4 चरणों की जानकारी प्राप्त होती है और यहाँ के मृदभांडों पर लाल और काले रंग के मृदभांडों के ऊपर काले रंग से सजावट की गई है। बेतवा नदी के किनारे तट पर जबलपुर व त्रिपुरी नामक स्थल पर खुदाई की गई एच.डी. संकालिया के द्वारा और इस क्षेत्र को मालवा संस्कृति का सबसे बड़ा नगर बताया गया। अगर हम तीसरे प्रमुख स्थल की बात करें तो वो महाराष्ट्र का है। तो आइए हम बात करते हैं महाराष्ट्र में जो अलग अलग संस्कृतियां देखने को मिली, जिसमें जोरवे की संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं जोरवे की संस्कृति या महाराष्ट्र के प्रमुख स्थल। आइए देखते हैं महाराष्ट्र के प्रमुख ताम्रपाषाणिक स्थलों के बारे में। तो महाराष्ट्र में अनेक प्रकार के स्थलों की जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें से अहमदनगर जिले के जोरवे प्रमुख स्थल है। जोरवे की संस्कृति के नाम से ही जाना जाता है। प्रमुख स्थल है जोरवे, नेवासा व दैमाबाद। ये अहमदनगर जिले के 3 प्रमुख स्थल हैं, जोरवे, नेवासा व दैमाबाद। और पुणे के अगर स्थलों की बात करें, पुणे के स्थलों की अगर बात करें तो इसमें सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश व नासिक। सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिक, ये प्रमुख स्थल आते हैं। अगर महाराष्ट्र में हम ताम्रपाषाण संस्कृतियों के प्रमुख नगरों की बात करें तो अहमदनगर जिले के जोरवे, नेवासा और दैमाबाद, पुणे के सोनगांव, इनामगांव और प्रकाश और नासिक से हमको साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जानकारी प्राप्त होती है। अगर इसमें हम बात करें दैमाबाद, तो दैमाबाद कायथा की तरीके से एक विस्तृत नगर है जो लगभग 20 हेक्टेयर से अधिक भूभाग पे फैला हुआ था
और यहाँ पर 4000 लोगों के एक साथ रहने के प्रमाण प्राप्त होते हैं, या ये जानकारी प्राप्त होती है कि यहाँ पर सबसे अधिक संख्या में मानव निवास करता था, 4000 से अधिक लोग निवास करते थे। यहाँ से भारी मात्रा में आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए। एक साथ कई नगर में कई कमरों के बने हुए घर देखने को मिलते हैं। तांबे के साथ कांसे की धातु का भी प्रयोग देखने को यहीं से मिलता है। तो अगर हम बात करें दैमाबाद की, तो दैमाबाद लगभग 20 हेक्टेयर में फैला हुआ था, और यहीं से 4000 लोगों के रहने की जानकारी प्राप्त होती। तो दैमाबाद लगभग 20 हेक्टेयर में फैला हुआ था, 4000 लोगों के रहने की जानकारी प्राप्त होती है। और इसी दैमाबाद में तांबे के साथ कांसे के धातु का भी प्रयोग देखने को मिलता है। कांसे धातु का प्रयोग हुआ। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता का जब विस्तार पढ़ेंगे तो हम देखेंगे महाराष्ट्र का दैमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी छोर है, और मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे धातु का प्रयोग मनुष्य के द्वारा किया गया था, और इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं दैमाबाद में तांबे के साथ साथ कांसे धातु का प्रयोग किया गया। अब यहाँ से तांबे का प्रयोग किए जाने के कारण हम इसको ताम्रपाषाण संस्कृति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, और कांसे धातु का प्रयोग किए जाने के कारण इसको हम कांस्य युगीन संस्कृति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो दैमाबाद से मुख्य रूप से 20 हेक्टेयर में फैले होने 4000 लोगों के रहने, तांबे के साथ कांसे धातु के प्रयोग की जानकारी प्राप्त होती। अगर हम बात करें दैमाबाद से, तो दैमाबाद में कांसे धातु की या तांबे धातु दोनों में स्पष्ट नहीं है, तांबे या कांसे की ठोस धातुओं के 4 उपकरण देखने को मिलते हैं, या 4 प्रमुख साक्ष्य देखने को मिलते हैं, जिसमें रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडा और हाथी, ये ठोस प्रतिमाएं देखने को मिलती। तो यहीं पर हम लिख सकते हैं कि धातु से बने 4 साक्ष्य दैमाबाद से देखने को मिलते हैं। एक, रथ चलाता मनुष्य, दूसरा गैंडा, तीसरा सांड और हाथी। ये 4 साक्ष्य धातु से बने हुए 4 साक्ष्य ठोस अवस्था में हमको प्राप्त हुए। तो दैमाबाद लगभग 20 हेक्टेयर में फैला था, 4000 लोगों के रहने की, तांबे के साथ कांसे धातु का प्रयोग और धातु से बने हुए 4 साक्ष्य, रथ चलाता मनुष्य, गैंडा, सांड और हाथी की प्रतिमाएं हमको देखने को मिली। इसके साथ साथ अगर कृषि की बात करें, तो कृषि में गेहूं, जौ, इसके साथ साथ कुल्थी, गेहूं, जौ, कुल्थी, मटर व चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके साथ साथ जली हुई बेर की गुठली भी प्राप्त हुई। बेर की गुठली यानी जली हुई बेर की गुठली भी यहीं से प्राप्त हुई। तो कृषि में गेहूं, जौ, कुल्थी, मटर व चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए, साथ साथ जली हुई बेर की गुठली के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर हम पशुपालन की बात करें, तो गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, घोड़ा इत्यादि पशुओं के पालतू होने की जानकारी प्राप्त होती है। इत्यादि पशु पालतू बनाए गए, गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, घोड़ा इत्यादि पशु पालतू बनाए गए। ध्यान रखना ये देखिए, अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे, परंतु उसके पालतू होने की जानकारी नहीं प्राप्त होती। यद्यपि घोड़े के अस्थि पंजर सुरकोद्दा से प्राप्त होते हैं, अगर यहाँ पर घोड़े के पालतू होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इसका मतलब है कि दैमाबाद या महाराष्ट्र की जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति है, ये उत्तर हड़प्पाई स्थल या हड़प्पा सभ्यता के बाद में भी रही होगी। तो प्राक हड़प्पाई स्थल से लेकर के हड़प्पा स्थल के बाद तक की जानकारी यहाँ से प्राप्त हो जाती है। महाराष्ट्र या
ताम्रपाषाणी संस्कृति में दैमाबाद की संस्कृति से। अगर अगले हम साक्ष्य की बात करें तो यहाँ से भारी मात्रा में मिट्टी की बनी हुई मातृ प्रतिमाएं, मातृ देवी की अनेक रूप की प्रतिमा, अनेक रूप में मूर्तियां मिलती हैं या प्रतिमाएं मिलती हैं, अनेक रूप में मूर्तियां मिलती हैं। साथ में एक मूर्ति में मातृ देवी के प्रतिमा के साथ एक सांड को भी दिखाया गया, बैल को भी दिखाया गया। साथ में बैल या सांड की भी प्रतिमाएं देखने को मिलती। तो ढेर सारी मात्रा में मिट्टी के बनी हुई मातृ देवी की प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं, मूर्तियां देखने को मिलती हैं। घरों के फर्श के नीचे से कलश समाधान देखने को मिलता है। घर के नीचे से कलश समाधान, घरों की फर्श के नीचे से कलश समाधान, और मुख्य रूप से ये कलश समाधान उत्तर या दक्षिण दिशा में हुआ करते थे, यानी घरों के उत्तर और दक्षिणी सिरे पर ये कलश समाधान होते थे। काले पालिशदार या हल्के पांडु रंग के मृदभांड देखने को मिलते हैं। काले पालिशदार व हल्के पांडु रंग के मृदभांड। अब देखिए, हर काल से, हर संस्कृति से मृदभांडों की जानकारी प्राप्त होती है, काले व लाल रंग के। तो ताम्रपाषाणी संस्कृति की मुख्य विशेषता तांबे और पत्थर के औजार और मृदभांडों का प्रयोग किया जाना, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें कलश समाधान में, तो यहीं में दंत क्षरण रोग, वयस्कों और बच्चों में दंत क्षरण रोग, साथ साथ शिशुओं में स्कर्वी रोग, स्कर्वी के प्राचीनतम साक्ष्य ये दैमाबाद से ही प्राप्त हुए। तो घर के नीचे से कलश समाधान, दंत क्षरण रोग और शिशुओं में स्कर्वी रोग के साक्ष्य भी इसी काल की देन है, यहीं से जानकारी प्राप्त होती है। इनाम गांव से अनेक कमरों वाले मकान, सीढ़ीदार मकान व चबूतरा इसके साक्ष्य प्राप्त हुए। इनाम गांव से अनेक कमरों वाले मकान देखने को मिलते हैं, सीढ़ीदार मकान व सीढ़ीदार चबूतरा देखने को मिलता है। गोल गड्ढे वाले आवास, गोल गड्ढे के आवास। तो इस तरीके से ताम्रपाषाणी के स्थलों में इनाम गांव से अनेक कमरों वाले मकान, सीढ़ीदार मकान व चबूतरा, गोल गड्ढे वाले आवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एक साथ 100 से अधिक मकान भी देखने को मिलते हैं। इनाम गांव से एक साथ 100 से अधिक मकान भी देखने को मिलते हैं। तो ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र के प्रमुख ताम्रपाषाणी के स्थलों की विशेषता एक बार पुनः देख लीजिए। अहमदनगर जिले में जोरबे निवासा दैमाबाद, पुणे के सोनगांव इमाम गांव या इनाम गांव, प्रकाश और नासिक। दैमाबाद प्रमुख स्थल है, 20 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैला था, 4000 लोगों के रहने के साथ जानकारी प्राप्त होती है। तांबे के साथ कांसे के प्रयोग होने से इसको हड़प्पाई स्थल के समकालीन माना जाता है। यहाँ से धातुओं के बने हुए 4 प्रमुख साक्ष्य मिले: रथ चलाता मनुष्य, गैंडा, सांड और हाथी। गेहूँ, जौ, कुल्थी, मटर व चावल के कृषि के प्रमाण प्राप्त हुए। जली हुई बेर की गुठली प्राप्त हुई। पशुओं में गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, घोड़ा इत्यादि के पालतू होने की जानकारी मिली। मिट्टी की बनी हुई मातृ देवी की अनेक रूपों की प्रतिमाएं देखने को मिली, जिसमें एक प्रतिमा में मातृ देवी के साथ बैल को भी दिखाया गया, सांड की प्रतिमा भी देखने को मिली। घर के नीचे से कलश समाधान देखने को मिला। काले पालिशदार और हल्के पांडु रंग के मृदभांड देखने को मिले। कलश समाधान से दंत क्षरण, वयस्कों में दंत क्षरण और बच्चों में
स्कर्वी रोग के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। इनाम गांव से अनेक कमरों वाले मकान, सीढ़ीदार मकान और सीढ़ीदार चबूतरा और गोल गड्ढे वाले आवास देखने को मिले। तो ये प्रमुख विशेषता थी ताम्रपाषाणिक स्थलों की। अगर इसमें हम और बात करें इसके संस्कृति की, तो मुख्य रूप से ताम्रपाषाणिक संस्कृति कृषि पर आधारित संस्कृति है। मातृ देवी की लोग पूजा करते थे। मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था विकसित हो चुकी थी। लोग धार्मिक कर्मकांडों में विश्वास रखने लगे थे। सामाजिक वर्ग विभाजन आ चुका था, तो मकानों में भी रहने लगे थे। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के ताम्रपाषाण काल एक विकसित होने वाले कालों की श्रृंखला में है। अगर हम इसी में बात करें, नेवासा एक नेवासा स्थल है। इस नेवासा से अगर हम बात करें तो यहाँ से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ। नेवासा से पटसन का साक्ष्य। इसके साथ साथ नैदानिक मृदभांड देखने को मिले। पटसन का साक्ष्य और नैदानिक मृदभांड देखने को मिले। तो पटसन के साक्ष्य, नैदानिक मृदभांड, लाल व काले रंग के डिजाइन वाले मृदभांड देखने को मिले। और यहाँ के जो नेवासा के जो मृदभांड हैं, नैदानिक मृदभांड, इनकी डिजाइन ज्यामिति हुआ करती थी। मुख्य रूप से तिरछी समांतर रेखाओं से ये सजे हुआ करते थे। ये टोटीदार हुआ करते थे या नवतली वाले हुआ करते थे, नवतली और टोटीदार हुआ करते थे। इनकी तली तस्तरीनुमा हुआ करती थी और ऊपर का आकार सकरा हुआ करता था। तो इस तरीके से ये नेवासा से पटसन और नैदानिक मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए। अगर हम दक्षिण भारत में बात करें तो ब्रह्मगिरी, मास्की, पिपलीहल, उतनूर, संगनकल्लू मुख्य रूप से कृषि पर आधारित था। लोग पशुओं को पालित करते थे, पशुओं को घर के बाहर बांधते थे और उसके चारों लकड़ी का बना हुआ बाड़ा लगाते थे। गोबर वहीं पर इकट्ठा किया करते थे, फिर लकड़ी के बाड़े और गोबर को एक साथ जला दिया करते थे। तो हमको भस्म टीले भी प्राप्त हुए संगनकल्लू से। पशु बाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए। नागार्जुन कोंडा है, पय्यमपल्ली है, संगनकल्लू है। तो ये प्रमुख दक्षिण भारत के स्थल हैं। पूर्वी भारत में चिरांद है, सेनुवार है, ताराबी है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पांडु राजा ढीब है या पांडु राजा ढीबी भी कहते हैं उसको। और इसके अलावा महेशदल है। तो ये प्रमुख स्थल हैं पूर्वी भारत के। ऊपरी गंगा घाटी में और गंगा यमुना के दोआब में अगर बात करें तो इमलीडी, नरहंस, सोघौरा, फैराडी और साईपाई भी लिखा मिलता है। वर्तमान में एटा जिला के पास या इटावा जिले के पास सैफाई भी कहते हैं उसको। तो साईपाई से एक तलवार और मत्स्य भाले का आगे का सिरा प्राप्त हुआ। ये हमें गंगा घाटी या गंगा यमुना के उत्तरी भाग से प्राप्त हुआ। अगर हम ताम्रपाषाणिक के संस्कृत के महत्व की बात करें तो ताम्रपाषाणिक जो सभ्यता है मुख्य रूप से ग्रामीण कृषक समुदाय पर आधारित है। ग्रामीण समाज की नींव पड़ी थी। कर्मकांड और आधार व्यवहार की देन मानी जाती है। मृदभांडों का प्रयोग मुख्य विशेषता है, जहाँ पर काले और लाल रंग के मृदभांड चित्रकारी के साथ भी देखने को मिलते हैं। बुनाई और कताई की भी जानकारी हमको प्राप्त होती है। मातृ देवी व वृषभ की पूजा की जाती थी, तो मातृ देवी और वृषभ की प्रतिमाएं भी ढेर सारी मात्रा में प्राप्त हुई हैं। तांबे और कांसे के औजार देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ताम्रपाषाण संस्कृति हड़प्पा संस्कृति की पूर्व संस्कृति या प्राक हड़प्पाई संस्कृति के नाम से भी इसको हम जान सकते हैं। अगर हड़प्पा संस्कृति के विकास की दृष्टि से अगर हम ताम्रपाषाणिक स्थलों की बात करें तो नाल संस्कृति, कुल्ली संस्कृति और सोथी संस्कृति। इसमें सोथी संस्कृति से पैट 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। हाकरा किस प्राक हड़प्पाई स्थल से, हाकरा क्षेत्र से मृदभांडों की जानकारी प्राप्त होती है, जिसे हम प्राक हड़प्पाई स्थल के। सोती का जो उत्खनन हुआ था 1952 में A.N. घोष ने किया था। सैंधव सभ्यता का ऊपरी स्तर देखने को मिलता है और यहीं से मृदभांड देखने को मिलते हैं जो कि कोट दीजी के समकालीन माने गए हैं जाता है। इनके प्रमुख स्थलों में जलीलपुर, कालीबंगा, कोनाल, बनावली आते हैं और इन स्थलों को सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभिक स्थल के रूप में भी माना जाता है या उद्भव के रूप में भी जाना जाता है। तो इस तरीके से ये था कुछ ताम्रपाषाण संस्कृतियों के बारे में विशेषता। तो एक बार पुनः पढ़ लीजिएगा। ताम्रपाषाण तांबे और पत्थर के मिले जुले औजारों का प्रयोग जहाँ देखने को मिलता है उसको हम ताम्रपाषाण संस्कृति कहते हैं। मुख्य रूप से 7 संस्कृतियाँ हैं इसमें। इस संस्कृतियों में दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र की जो संस्कृतियाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हमने एक एक करके पढ़ा।
हमने दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत आहार संस्कृति पढ़ा, मालवा के अंतर्गत हमने संस्कृति देखी और प्रमुख नगर देखे, महाराष्ट्र के अंतर्गत हमने जोरवे संस्कृति, निवासा और दैमाबाद से प्रमुख साक्ष्य जो प्राप्त हुए इनके बारे में देखा। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अपना कमेंट हमें भेजना मत भूलिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।